हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ पीपीसी का क्लासेस कर रखा था, उसमें हम लोग पीपीसी के बारे में पढ़े थे। उसका पार्ट 2 भी आपको बोला गया था कि वो आएगा, तो वो आएगा। लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑन द डिमांड, बच्चों का डिमांड के कारण हम लोग क्या करें, फिर से एमसीक्यू सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइदर वो कोई स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड्स हो, सीबीएसई के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग। तो कुछ एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, वो एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई एनडब्ल्यूबी में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। कॉन्सेप्ट पे कुछ इस तरीके से है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है आपका किस चीज का, ये है आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है तो इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि इलास्टिसिटी डिफरेंट पॉइंट्स में कैसे अलग अलग होती है। हालांकि इसकी क्लास आगे आने वाली है आपको, लेकिन फिर भी अभी आप यहाँ पे चेक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इलास्टिसिटी का क्या हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए इलास्टिसिटी का एक पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, यहाँ आपको क्वांटिटी दिख रहा है। तो मतलब कि इलास्टिसिटी का एक पॉइंट, इस पॉइंट पे जहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, और इसके ऊपर वाला पार्ट जब चले जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका अपर सेगमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अपर सेगमेंट और ये हो जाएगा आपका लोअर सेगमेंट। देखिए इसका क्लास आएगा, आराम से आएगा, बट अभी फिलहाल जो बच्चों का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक चीज समझेंगे। जहां पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझने वाली पार्ट ये है कि ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट इलास्टिक। ध्यान देंगे, यूनिट इलास्टिक मतलब कि जितना से प्राइस में चेंजेस होगा, प्राइस में जितने से चेंजेस हो रहा है, क्वांटिटी से भी उतने में चेंजेस हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राइस में थोड़ा चेंजेस, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। उसी तरीके से हर केस में हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, ये केस हम लोग बात क्या करते हैं, देखो जहां पे मोर देन 1 होगा ना, ये हो जाएगा आपका रिलेटिवली इलास्टिक का केस। किसका केस हो जाएगा? रिलेटिवली इलास्टिक का केस। ठीक है, और उसके ऊपर जो हो जाएगा वो इलास्टिसिटी जो आपको दिख रहा होगा इन्फिनिटी, मतलब यहां हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसके नीचे आ जाओ तो रिलेटिवली हो जाएगा आपका क्या, इनइलास्टिक, क्योंकि 1 से कम है। उसके नीचे आ जाओ तो परफेक्टली इनइलास्टिक का केस हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है और यहां पे समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो थोड़ा आपको हेल्प जरूर मिलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक से बताना तो वो तो टाइम अभी फिलहाल नहीं हो पाएगा, वो तो आपको मेन क्लास में ही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, आते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस की ओर, जो आप लोग को एमसीक्यू बोला गया था। मान के चलो, बोला है कि इलास्टिसिटी को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का फॉर्मूला एक ये देखेंगे, चेंज क्यू अपॉन चेंज पी इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, चलो इससे एक इजी फॉर्मूला लेते हैं। चलो एक देखो यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, जिसको चेंज Q भी कहा जाता है, और P2 माइनस P1, जिसको चेंज P भी कहा जाता है, इंटू P1 Q। ठीक है, यहां पे माइनस के साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे पूरी तरीके से। चलो, कंसीडर द डिमांड ऑफ ए गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 4 रुपया। कितना खरीद रहा था? 25 यूनिट्स। मतलब P1 जब था 4 रुपया तो खरीद कितना रहा था? Q1 कितना था आपका? तो सर Q1 था 25 यूनिट्स। बिल्कुल सर। वही सपोज कीजिए प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया? प्राइस बढ़ गया आपका, हो गया 5 रुपया, तो Q2 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स। अब इसका हमको निकालने के लिए बोला है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी। तो फॉर्मूला अभी आपको लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू
Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1, वही चेंज Q इंटू चेंज P इंटू P1 बाई Q1। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे हालांकि माइनस का साइन रहता है लेकिन माइनस का साइन इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कि Q2 अपॉन Q1, Q2 कितना था पहले सर, बाद में अभी 20 है, पहले था 25। ठीक है, और P2 पहले कितना था सर, बाद में है 5 और अभी है 4, तो P1 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ इक्वल टू डाल दिया मैं, P1 कितना है आपका 4 है और Q1 कितना है 25 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -5 और पहले से यहाँ पे माइनस का साइन रहता है। ठीक है, इलास्टिसिटी में हम लोग माइनस का साइन इग्नोर करते हैं, बट कोई नहीं, डाल दो। यहाँ हो गया आपका 1, यहाँ हो गया 4/25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ध्यान देंगे ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है, सो कोई मतलब नहीं, वहां पे कुछ यूज नहीं करना है। तो 1 4 जा 4 और सॉरी यहाँ 5 आएगा, 5 5 जा 25, यहाँ आ गया आपका 4 और नीचे आ गया आपका 5। एक बात बताओ, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.8 आएगा क्या? तो सर डिवाइड कर दीजिए कुछ इस तरीके से, 5 8 जा 40, कितना आया 0.8। मेरे को एक बात बताना, ये जो 0.8 है, ठीक है, यहाँ पे माइनस को साइन को क्या करना है, इग्नोर कर देना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को अगर आप एग्जाम में भी आएंगे तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, देखो द डिमांड ऑफ गुड्स फॉल, पहले Q2 लिखो, अरे बाबा, P1 Q1, P2 Q2। देखो डिमांड कितना था पहले, 500 यूनिट था, यहां 500 लिखिए, कितना दाम में, 10 रुपए में। उसके बाद फिर एक सेकेंड, द डिमांड ऑफ द गुड्स फॉल 500 रुपया, यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन समझेंगे। द डिमांड ऑफ ए गुड्स फॉल टू 500 यूनिट इन रेस्पॉन्स ऑफ द राइज इन प्राइस 10 रुपया, मतलब प्राइस 10 रुपया से अगर बढ़ा तो क्वांटिटी कितना हो गया, 500 हो गया, मतलब Q2 कितना हो गया 500, मतलब प्राइस 10 रुपया से बढ़ा, तो पहले प्राइस कितना था 30 रुपया, अभी प्राइस कितना हो गया 40 रुपया। ध्यान देंगे, अब क्वांटिटी पहले कितना था 600 था, कब में 30 रुपया में, तो इसका आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल के बताइए। वही Q2 माइनस Q1 माइनस साइन लिख देंगे, P2 माइनस P1 इंटू P1 इंटू बाई Q1। ठीक है, देखेंगे ध्यान से यहाँ पे Q2 माइनस Q1, तो 500 में से माइनस करिए 600 और P2 आपका था 40 में से माइनस कीजिए 30 इंटू P1 30/600। अब यहाँ पे आ जाएगा -100, 10 30/600, काटिए 0 0 3 2 जा 6 20 आया, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना आया, आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, कितना आ रहा है आपका 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 0.5 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। चलिए अब MC, चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला एक क्वेश्चन में कि अ डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस, पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या बात किया है, देखेंगे समझेंगे थोड़ा सा। कि अभी सर आपने एक पिक्चर बनवाया था, जो फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट दिए थे हम, उस कॉन्सेप्ट के तहत थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है बड़ा मजेदार चीज, बट थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे, ये ध्यान देंगे। ये भी आपको मैंने बताया, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका 0। बच्चे मेरा एक बात ध्यान से समझेंगे, ये वर्टिकल का मतलब क्या, जो इस तरह का लाइन होता है ये वर्टिकल होता है, और जो इस तरह का लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल H से ऐसे होगा, वर्टिकल V से जो ऊपर की ओर जाएगा वो वर्टिकल लाइन रहेगा। तो वर्टिकल बोला है, जो पैरेलल बोला है, तो वर्टिकल लाइन तो सर ऐसे होगा, जो पैरेलल टू किसके हो जाएगा y एक्सिस। तो जब भी पैरेलल टू y एक्सिस था, ध्यान दीजिए कि प्राइस के चेंज होने से भी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब प्राइस घटे तो भी प्राइस बढ़े तो भी उतना ही, तो इसको क्या बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब वहां पे किसी तरह का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, तो वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक का केस। ठीक है,
चलिए अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्या हुआ है, बोला है कि द कोफिशिएंट ऑफ ए प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। लेस देन 1, ध्यान देंगे, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। भाई लेस देन 1 बोला और ग्रेटर देन 0 बोला, ये कौन सा कंडीशन था? तो आते हैं अपने पहले पिक्चर पे जो कॉन्सेप्ट में था। यहां देखो लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 में क्या था आपका? रिलेटिवली इनइलास्टिक। देखेंगे यहां पे ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं पे सर रिलेटिवली इनइलास्टिक, बिल्कुल दिया हुआ है, ये आपका हो गया क्या करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे आप ये पिक्चर को यूज कीजिए, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है इलास्टिसिटी के लिए, बहुत से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे हो गया इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0, मोर देन 1, इंफिनिटी, खत्म कहानी। ठीक है, ये हो गया आपका अपर सेगमेंट और ये हो गया आपका लोअर सेगमेंट। बच्चे एक बात ध्यान से समझेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स से जो क्लासेस ले रहा हूं मैं उसमें ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव होता है, तो आप अपने जूनियर्स को, क्योंकि आप तो वो बेनिफिट नहीं ले पाए, हालांकि ये काम ग्रेजुएशन में भी आपको देगा, लेकिन आप अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में क्या बोला है? लॉ ऑफ डिमांड का एक ही केस है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। तो द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिक्रीजेस। सर डायरेक्ट रिलेशन तो कभी नहीं होता है लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? प्राइस एंड क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन होता है। क्वांटिटी की जगह लिखो डिमांड। कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? अल्टीमेटली घटेगा ही घटेगा। तो एज प्राइस इंक्रीजेस, ये भी डायरेक्ट रिलेशन को बता रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा। एज प्राइस इंक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, बिल्कुल सर ये होगा हमारा आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ए मनी। तो सर मनी क्या करता है? स्टोर ऑफ वैल्यू है, बिल्कुल ये तो है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल है। यूनिट ऑफ अकाउंट है, हाँ, मतलब इसको हम लोग यूज कर रहे हैं इस तौर पे कि जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ स्टोर ऑफ वैल्यू, भाई किसी को कोई सामान हम बेच दे रहे हैं, बदले में हमको वो पैसा मिल गया, तो पैसा को हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे नहीं है, वो क्या? मनी मार्केट रेगुलेटर नहीं है। ठीक है, ये गलत पॉइंट है। ठीक है, मनी मार्केट रेगुलेटर नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि अगर मनी मार्केट का, अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें कि मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि मनी मार्केट, एक और क्वेश्चन यहां पे बन जाएगा, मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? तो सर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वही अगर बात करें कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर कौन है जरा बताएंगे? तो सर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, क्या प्रॉब्लम होगा इसमें? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द, फिस्कल पॉलिसी बोला है रेफर्स टू द गवर्नमेंट यूज ऑफ। देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? गवर्नमेंट जब अपने एक्सपेंडिचर के लिए, इनकम एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट जब कोई नॉर्म्स लेके आती है, गवर्नमेंट अपने इनकम एक्सपेंडिचर्स के लिए कोई नॉर्म्स लेकर के आती है, तो वो फिस्कल पॉलिसी में होता है। तो क्या इसमें इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करता है इकोनॉमी का? ना। मॉनेटरी पॉलिसी टूल? नहीं, ये सब आरबीआई का काम है। एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज? नहीं, ये सब आरबीआई का काम है। ये सब आपका फिस्कल पॉलिसी का काम नहीं है। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। हाँ चलिए, तो यहां पे जो होगा फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट यूज ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट कहां खर्च करेगा, कैसे इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, टैक्सेशन रेट क्या लेगा, वो सारे हम लोग बात करते हैं किसमें? फिस्कल पॉलिसी में। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देता हूं छोटा सा नोट, फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द
स्पेंडिंग ऑफ फंड्स एज अ डेवलपमेंटल as well as non developmental एक्सपेंसेस के तौर पे खर्च करना। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ेंगे, ये काम देगा आपको, है ना, छोटा सा नोट्स के तौर पे रहेगा, आपको काम देगा। चलिए 8वां नंबर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड्स और सर्विसेज डिक्रीजेस, जब प्राइस किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का घट रहा है, व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी डिमांडेड, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, तो सर क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली बढ़ेगा, इंक्रीजेस। देखो प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, बस खत्म। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम्स दैट इनकम लेवल रिमेन कॉन्स्ट, सॉरी, द लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम्स दैट, मतलब यहां पे आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये किससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा था, एजम्पशन से रिगार्डिंग। देखो एक बात याद रखना, आप लोग जहां से भी पढ़े हो, पता नहीं नोट्स आप किस तरीके से बनाए हो, लेकिन एक बात याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड वाले केस में एजम्पशन से 100% रहो कि आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो सर एजम्पशंस में क्या क्या था, देखो बच्चे मेरा एक बात सुनो, एजम्पशंस में था आपका कि किसी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है, डिमांड कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सारे चीजों को आपको, इनकम लेवल कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एजम्पशंस जो था पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपका एजम्पशंस के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, चले देखिए आगे। तो इनकम लेवल, लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम्स दैट, क्या लॉ ऑफ डिमांड क्या एज्यूम करता है, तो सर लॉ ऑफ डिमांड ये एज्यूम करता है कि एज्यूम आपका कुछ इस तरीके से करेगा, हाँ सॉरी, लॉ ऑफ डिमांड आपका कुछ इस तरीके से एजम्पशन है उसका कि इनकम लेवल कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, देयर आर नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं होने चाहिए, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर फिक्स्ड, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑल गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, मतलब कि द लॉ ऑफ ऑल गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, मतलब कि यहां पे एक एग्जांपल ले लेना, द लॉ एज्यूम दैट इनकम देयर आर नो सब्स्टिट्यूट गुड्स, ना कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर फिक्स्ड, ऑल गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एम्बिगिटी है, इसको हम देख लेंगे एक बार, ठीक है, इसको भी रहने देंगे, ठीक है, इसको रहने देंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, किसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व देखने को मिलता है, तो ये जनरली आपको नॉर्मल गुड्स के अंदर देखने को मिला, क्योंकि गिफन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और वेबलेन गुड्स, ये सारे के सारे आपके कंडीशंस आ जाते हैं, मतलब एक ऐसा स्पेशल कंडीशन आ जाता है जैसे कि गिफन गुड्स मतलब कि जब कोई सामान इंफीरियर होता है, तो इंफीरियर से भी जब उसका प्राइस घट जाता है तो उसको गिफन गुड्स कहा जाता है। इंफीरियर गुड्स का मतलब आपको एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है कि जब कोई सामान, जैसे हम लोग मार्केट ही जाते हैं सब्जी लाने के लिए, तो जो बचा हुआ सामान लेकर के आते हैं तो वो इंफीरियर गुड्स हो गया। और वेबलेन गुड्स मतलब वो भेड़-चाल वाला गुड्स, मतलब कि कोई बगल वाला खरीदा है तो हम उसको दिखाने के लिए हम भी वो चीज खरीदेंगे, तो ये सब लग्जरियस गुड के आइटम में आया। तो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग का बात करें तो वो हमारा किस में सेटिस्फाई करेगा, नॉर्मल गुड्स के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, क्या प्राइमरी रीजन है, प्राइमरी मतलब होता है मेन रीजन क्या है कि फॉर द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, जिसके कारण प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उल्टा रिलेशन बताते हैं। तो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर के इनकम के कारण, चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में चेंज होने के कारण, चेंज इन इनकम इफेक्ट, या फिर चेंज इन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो ध्यान से समझोगे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर इनवर्स रिलेशन, मतलब प्राइस में अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड किसी भी चीज का क्या होता है, घटता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं इनवर्स रिलेशन है। तो क्या ये कंज्यूमर के इनकम के चेंज होने के कारण है, या फिर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस के चेंज होने के कारण है, या इनकम इफेक्ट के कारण है, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सारे के सारे इफेक्ट है, ये भी आंसर में थोड़ा सा ये दिया हुआ एम्बिगिटी लग रहा था, बट यहाँ पे इनकम इफेक्ट आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई द लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स ट्रू इन मोस्ट केसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन, कौन सा रीजन नहीं है कि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वहां पे होल्ड नहीं करता, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशंस नहीं लगता है। तो लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशंस वहां नहीं लगता है जहां पे एक्सेप्शंस होता है। तो एक्सेप्शंस में कौन कौन सा केस होता है, अभी तुरंत आपको बताया, वेवलेन गुड्स, ठीक है। वेवलेन गुड्स मतलब वेवलेन इफेक्ट मतलब वो गुड्स जो आपका पड़ोसी खरीदा है तो उसको देख करके आपको भी खरीदने का मन कर रहा है, भेड़ चाल, बैंड वैगन इफेक्ट भी उसको देखने बोलने को मिलता है। फिर आपका गिफन गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने से भी लोग उसको ज्यादा खरीदते हैं। जैसे एक चीज समझोगे, इंफीरियर मतलब क्या होता है, तो सर इंफीरियर का मतलब होता है खराब सामान, उससे भी जो लो क्वालिटी होता है वो होता है आपका गिफन गुड्स, उससे भी लो क्वालिटी होता है, ठीक है। तो एक चीज बताओ कि अगर गिफन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो लोग उसको ज्यादा क्यों खरीदेंगे, डिमांड उसका क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कहीं अभी प्राइस बढ़ रहा है, कहीं फ्यूचर में और तो इसका प्राइस ना बढ़ जाए, क्योंकि जब सड़ा हुआ सामान का इतना प्राइस अभी हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है। तो ये ऐसे कंडीशंस आते हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसी तरीके से जो वेवलेन इफेक्ट है भेड़ चाल वाला, जैसे कि मैं क्या किया, मैं एक बड़ा सा कार खरीद कर लेकर के आया, ठीक है, लग्जरियस कार। अब मेरा पड़ोसी वो भी देखा, अब वो भी लग्जरियस कार खरीद लिया, भले उसका पॉकेट अलाउ कर रहा है या ना कर रहा है, ये एग्जांपल के तौर पे समझे आप, लेकिन फिर भी वो चीज खरीद करके लाएगा, दैट इज वेवलेन इफेक्ट, जिसको भेड़चाल कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बेस्ट डिफाइंड एज, देखो सबसे पहले एक चीज समझो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है, दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं। देखो रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है, मैं दोनों क्वेश्चन यहीं पे बता दे रहा हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल, हालांकि गुड्स तो बहुत तरह के होते हैं बट अभी यहां पे दो चीजों को मोटा मोटा समझो, ठीक है। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करें तो जैसे ये नहीं तो कोई और सही, ये याद रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। जैसे क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, एक चीज समझना, पहले कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री में एक एग्जांपल ले लो, कार और पेट्रोल, जो फेवरेट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो लोग कार का यूज करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कार पेट्रोल से ही चल रहा है, ठीक है। तो कार का यूज करना लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दूसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल, यूनिवर्सल एग्जांपल हमारा क्या होता है, टी एंड कॉफी का। मान के चलो टी का प्राइस मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, तो कॉफी का जो डिमांड होगा ना वो बढ़ जाएगा। टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ गया, तो यहां पे किस तरह का रिलेशन देखने को मिल रहा है, सर यहां पे तो पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पे इनवर्स रिलेशन या फिर बोलो तो नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है सर, बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर बेस्ट डिफाइंड एज ए गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड टुगेदर इन द सेम फैक्ट्री, ये कैसा बात हो गया, देखा जाएगा। आर कंज्यूम टुगेदर सच दैट एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द डिक्रीज इन द डिमांड फॉर द अदर्स। बहुत बढ़िया, एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे के डिमांड में कमी देखा जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चुपचाप बिना देखे यहां पे टिक मार देने का, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो। Which of the following pairs of the goods is an example of complementary goods? Complementary goods का क्या एग्जांपल होगा, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा है, उसके बिना वो अधूरा, ठीक है। तो सर कॉफी और टी, या तो कॉफी पियेंगे तो टी पियेंगे, ये तो सब्स्टिट्यूट कर रहा है उसको। बटर या मार्गरीन या फिर कार, बेस, बाइसाइकिल, हॉट डॉग एंड हैमबर्गर्स, ठीक है, हॉट डॉग या फिर हैमबर्गर। लेकिन यहां पे बटर और मार्गरीन जो होता है वो दोनों को एक साथ यूज करते हैं। चलो बटर एंड मार्गरीन छोड़ दो, बहुत थोड़ा अजीब वर्ड हो गया। ब्रेड ले लो, बटर एंड ब्रेड। क्या बटर मतलब खा तो सकते ही है हम लोग, तो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन बटर और ब्रेड खाने के लिए क्या करते हैं, ब्रेड में बटर लगाते हैं उसके बाद खाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, बटर के बिना ब्रेड अधूरा है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ये मत बोलना यार कि ब्रेड को टोस्ट करके खा लेंगे, बिना बटर लगाए भी खा सकते हो, बट बटर इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अभी तुरंत बताया मैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का
प्राइस अगर बढ़ता है तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो व्हाट इज लाइकली हैपन टू डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड्स। तो अच्छा ध्यान से समझो, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी एक गुड 1 का अगर प्राइस बढ़ता था तो गुड 2 का डिमांड बढ़ता था, लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा किया है। इफ द प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू द डिमांड फॉर द ओरिजिनल गुड्स। तो उसी गुड्स में क्या देखने को मिलेगा, तो सर अगर उस गुड्स का प्राइस बढ़ रहा तो ऑब्वियस है उसका डिक्रीज देखने को मिलेगा। देखो क्वेश्चन कैसे घुमा दिया आपको, ठीक है। चलिए तो ये था, एक और है क्या, अरे 2 और है, चलो कोई नहीं कंप्लीट कर लेते हैं। Which of the following is not a characteristic of a substitute goods। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो देख कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो दे कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो एक के जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन लीड्स टू द डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अदर। एक के प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड घट जाएगा क्या, बिल्कुल ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है। दे हैव अनरिलेटेड कंजम्पशन पैटर्न, ना ना ना, दे हैव रिलेटेड कंजम्पशन पैटर्न। क्यों, क्योंकि तभी तो इसके जगह पे उसको यूज कर ले रहे थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट, इफ द प्राइस ऑफ ए पीनट बटर इंक्रीजेस, अगर पीनट बटर का दाम बढ़ता है, पीनट बटर का दाम बढ़ गया, व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन टू द डिमांड फॉर अ जेली। एज्यूम पीनट बटर एंड जेली आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जेली का डिमांड क्या हो जाएगा, दोनों कौन से गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो जेली का डिमांड जो होगा वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस हम लोग किसका कंजम्पशन कम करेंगे, तो सर पीनट बटर ही कम खरीदने लेंगे, तो जेली तो उसको साथ में यूज कर रहे हैं, तो जेली का भी कंजम्पशन कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए ये था आपका, ये सबके लिए रेलिवेंट है, साइंस वाले बच्चों के लिए भी, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, जिनका भी इकोनॉमिक्स है वो सबके लिए रेलिवेंट होगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, देखते हैं कि क्या डिसाइड कर पाते हैं टीम के साथ बात करके, बाकी फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से मन लगाकर, ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।